Welcome back to Alice's YouTube channel after a very long break. Hope everyone is fine. This is Raufur Rahman, Chartered Accountant. तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी के लेक्चर्स। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ हल्का सा डिस्कशन करता हूं जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है कॉमर्स। सर, हम पहले इस बात के ऊपर डिस्कशन करते हैं क्योंकि दीज लेक्चर्स विल बी एप्लीकेबल फॉर 11th एज वेल, तो इसलिए मैं हल्का सा लंबा डिस्कशन कर ही देता हूं इन चीजों पे। तो पहला वर्ड जो मैंने बोर्ड पे लिखा वो है कॉमर्स। कॉमर्स जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से। दो लैटिन वर्ड्स है, लेकिन मैं लंबा नहीं खींचूंगा, मैं आपको सिंपल बता देता हूं। कॉमर्स जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है दो लैटिन वर्ड से, एक है कॉम और दूसरा है मर्शियम। तो ओवरऑल हम इसको बोलते हैं कॉमर्शियम, जिसका मतलब होता है, क्योंकि जनरली हम लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हाँ कॉमर्स का मतलब क्या है। मैं लंबा फिर भी डिस्कशन नहीं कर सकता, मैं हल्का सा आपको आइडिया दे देता हूं। तो ये एक लैटिन वर्ड है, दो लैटिन वर्ड्स है, लेकिन मैं आपको इकट्ठे बता देता हूं। दिस इज कॉमर्शियम, जिसका मतलब होता है buying and selling at large volume, और कह सकते हैं आप एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कॉमर्स जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है लैटिन दो वर्ड से, कॉमर्शियम से, विच मीन्स बाइंग एंड सेलिंग एट लार्ज वॉल्यूम, या आप कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स का क्या मतलब है? जितनी भी हम दिन भर एक्टिविटीज करते हैं जिसमें लेन देन होता है वो सारी चीजें कॉमर्स कहलाती है। जैसे कि सर, अगर हम मॉर्निंग में दूध लेने जाते हैं, एक्टिविटीज ऑफ कॉमर्स, उसको भी कॉमर्स कहा जा सकता है। सर, अगर हम रोटी खरीदने जाते हैं, अगेन दिस इज अ कॉमर्स। सर, अगर मैं गाड़ी चढ़ता हूं, मुझे फेयर पे करनी पड़ती है, दिस इज अगेन अ कॉमर्स। आप जितनी भी एक्टिविटीज करती हैं जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज कॉमर्स है। यानी आप सुबह से लेकर शाम तक कॉमर्स ही करते हैं। जैसे कोई टीचर है, स्टूडेंट्स को पढ़ाने जा रहा है, ये भी कॉमर्स है। कोई दुकानदार है, गुड्स सोल्ड कर रहा है, ये भी कॉमर्स है। तो ये सारी चीजें कॉमर्स कहलाती है। इसलिए मैंने क्या लिखा, ये कोई रिजिड डेफिनेशन नहीं है, फ्लेक्सिबल डेफिनेशन है। तो मैंने क्या लिखा, बाय और सेल करना या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करना, उसे हम कहते हैं कॉमर्स। नाउ अब हम जो पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं वो पोर्शन है अकाउंटेंसी का। अब हम अकाउंटेंसी स्टार्ट करते हैं, और अकाउंटेंसी को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स डिस्कस करनी है। नाउ लेट अस डिस्कस दोज टर्म्स। अकाउंटेंसी को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने पहले ही आपसे कहा कुछ टर्म्स डिस्कस करनी पड़ेंगी हमें। इन टर्म्स को कहा जाता है हमारी लैंग्वेज में टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। सर, अकाउंटिंग का क्या मतलब है, बहुत आगे जाके डिस्कस होगा, लेकिन अभी कुछ टर्म्स डिस्कस करनी पड़ेंगी हमें, कुछ टर्म्स अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, ताकि हम कॉमर्स को अच्छी तरीके से समझ पाए या अकाउंटेंसी को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए। तो इससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मैंने लिखा टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। मैं अपनी लैंग्वेज में टर्मिनोलॉजी को क्या कहता हूं, हम इसे कहते हैं कॉमर्स का एबीसीडी। मीन्स अगर आपने बचपन में पढ़ाई स्टार्ट की तो आपकी पढ़ाई स्टार्ट हुई एबीसीडी से। आप डायरेक्टली सारी चीजें अंडरस्टैंड नहीं कर पाते जब तक आपको एबीसीडी नहीं आता होगा। नाउ इसी लिहाज से मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग को मैं अपनी लैंग्वेज में कहता हूं कॉमर्स का एबीसीडी। मींस अगर आपने कॉमर्स को अंडरस्टैंड करना है, अकाउंटेंसी को अंडरस्टैंड करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट द टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी। कौन कौन सी टर्म्स अकाउंटेंसी में यूज की जाती है,
जैसे हमारे पास, तभी मैंने कहा एबीसीडी पढ़ना पड़ता है आपको। अगर स्टडी स्टार्ट करनी है बचपन में तो आपको एबीसीडी पढ़ाया जाता है। अब अगर मैं आपको अकाउंटेंसी पढ़ाऊंगा तो फर्स्ट आई हैव टू टेल यू ऑल द टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, कौन कौन सी टर्म्स हम यूज करेंगे यहां पे, फिर आगे जाके डिस्कशन होगा। अब मैं आपके लिए पहली टर्म जो लेके आया और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो आपके लिए है वो है एसेट। सर एसेट का क्या मतलब है? एसेट हम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में किसी भी, एनीथिंग, या आप लिख सकते हैं और एनी प्रॉपर्टी विच हैज सम वैल्यू इन मनी। कोई भी ऐसी चीज जिसका वैल्यू हो उसको हम एसेट कहते हैं। अगर हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी चीज है जिसका हमारे लिए वैल्यू है, जिसका हम फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं एसेट। जैसे कि मैं आपको हल्की सी एग्जांपल दे देता हूं, मैंने ये जैकेट पहन रखी है, दिस इज एसेट फॉर मी, ये मेरे लिए एसेट है क्योंकि इसका वैल्यू है। हमने यहां पे बोर्ड सजा रखा है सामने, दिस इज एन एसेट, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसको मैं एसेट कहूंगा क्योंकि इसका वैल्यू है। मेरे पास पेन है, इस पेन का भी वैल्यू है, तो क्या ये पेन मेरे लिए एसेट है? आंसर इज यस। क्या ये पेन मेरे लिए प्रॉपर्टी है? आंसर इज यस। सर मेरे लिए फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास गाड़ी है तो गाड़ी मेरे लिए एसेट है। कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो, एनीथिंग, इसलिए मैंने कोई डिस्कशन नहीं किया, मैंने क्या बोला, कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कुछ वैल्यू इन मनी हो तो उसको हम एसेट कहते हैं। तो एनी लाइक, जैसे हमने एग्जांपल दी, लैंड एंड बिल्डिंग, क्या है सर मेरे लिए? एसेट है, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है। आंसर इज यस, तो मेरे लिए एसेट है। सर आप ले सकते हैं प्लांट एंड मशीनरी, सर क्या मेरे लिए एसेट है? अगर वैल्यू है तो डेफिनेटली एसेट है मेरे लिए। तो मैंने एक्स्ट्रा लिखना है इसके सामने क्योंकि मैं आपको ओवरऑल डेफिनेशन बता देता हूं। एसेट का मतलब कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी ऐसी चीज जिसका इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू हो, जिसका कोई वैल्यू हो, उस चीज को हम एसेट कहते हैं। अब इस एसेट को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं जनरली एसेट को डिस्कस करूंगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आगे जाके प्रॉपर्टी और एसेट में क्या फर्क है हल्का सा आइडिया दे दूंगा आपके लिए, लेकिन इतना डीप आपके सिलेबस का पार्ट नहीं बनेगा, फिर भी मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूं। लेकिन इससे पहले हमें अब डिस्कस करना है ये जो एसेट है, हमें ये बात तो समझ में आ गई एसेट का मतलब क्या है। अब इस एसेट की कुछ टाइप्स है जिन्हें हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट अस डिस्कस द टाइप्स ऑफ एसेट्स। Now we have to discuss types of assets. Assets के भी सर टाइप्स होते हैं? आंसर इज यस। अगेन मैं आपसे रिपीट करता हूं, मैं जो भी डिस्कशन करूंगा दैट डिस्कशन विल बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, ठीक है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन होगा तभी मैं इसके टाइप्स, अदरवाइज अगर मैं घर के लिहाज से बात करूंगा तो सारी चीजें मेरे लिए एसेट है, मुझे इनको आइडेंटिफाई अलग से करने की जरूरत नहीं है, मुझे इनको टाइप्स बनाने की जरूरत नहीं है अगर मैं घर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं। लेकिन हमें यहां पे डिस्कस करना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बिजनेस में डिफरेंट टाइप्स होते हैं एसेट्स के, वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूं। एसेट्स के कुछ टाइप्स लिखे मैंने, क्या सर सारे एसेट्स के टाइप्स हैं? आंसर इज नो, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट उतना नहीं बनेगा जितना मुझे लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उतना मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सर मैंने कुछ टाइप्स लिखे हैं। पहला टाइप क्या बताया मैंने लिखा पहला जो एसेट है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन मैं आपको लिखता हूं, आपके लिए लिखता हूं, कहां से पढ़ेंगे? BU, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। हम डिस्कशन करेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला टाइप क्या है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? पहला टाइप है फिक्स्ड एसेट, या हम फिक्स्ड एसेट को कभी कभी बोलते हैं नॉन करंट एसेट भी, लेकिन फिलहाल आप याद रखेंगे फिक्स्ड एसेट। नाउ द सेकंड कैटेगरी इज करंट एसेट। सर इसका मतलब क्या है बेटा? अभी डिस्कस करेंगे। एक
एक एक करके। द थर्ड टाइप इज, जो मैंने आपके लिए लिखा वो है लिक्विड एसेट। सर क्या मतलब, डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने लिखा आपके लिए वेस्टिंग एसेट, देन फिक्टिशियस एसेट, क्या मतलब है आगे जाके डिस्कशन। फिर मैंने लिखा कॉन्टिंजेंट एसेट, फिर अगेन लिखा डेफर्ड टैक्स एसेट। तो जितने भी मैंने अभी लिखे, लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। Now, let us discuss first and important type of asset. सर वो क्या है? पहला हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था फिक्स्ड एसेट। सर फिक्स्ड एसेट का क्या मतलब है? मैंने 3 पॉइंट्स लिखे फिक्स्ड एसेट के बारे में। हम उन 3 पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं, फिर तीनों को मिला के हम उस चीज को फिक्स्ड एसेट कहते हैं, कह सकते हैं। लेकिन रिपीट कर रहा हूं मैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ तो मैंने क्या लिखा आपके लिए? मैंने लिखा सर फिक्स्ड एसेट वो एसेट होता है जिसको हम अपने पास रखते हैं। क्यों रखते हैं? विद द इंटेंशन ऑफ बीइंग यूज्ड फॉर द रनिंग बिजनेस। हमारे पास, हम इसे हेल्ड कर रहे हैं, हम इसे रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं या खरीद रहे हैं? क्यों खरीद रहे हैं? हमारी सोच है, हमारा इंटेंशन है कि हम इसे अपना बिजनेस चलाने में यूज करेंगे। और हम इसे जनरली, मैंने इसीलिए लिखा नॉट फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मींस हमें क्या फिक्स्ड एसेट को सोल्ड कर सकते हैं? आंसर इज यस, बट हम इसे खरीदते हैं किस चीज के लिए? बिजनेस को चलाने के लिए, ना कि बेचने के लिए। लेकिन क्या मैं इसे सोल्ड आउट कर सकता हूं? हां, कभी जरूरत पड़े तो मैं इसे सोल्ड आउट भी कर सकता हूं। तभी मैंने 2 चीजें लिखी। एक तो हम फिक्स्ड एसेट किस एसेट को कहेंगे? पहली बात, सर वो वाला एसेट जो हम खरीदेंगे या हम जो हेल्ड करेंगे, अपने पास रखेंगे अपना बिजनेस चलाने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, किस लिए रखेंगे? अपना बिजनेस चलाने के लिए। क्या सर हम इसे सोल्ड आउट नहीं करेंगे? आंसर इज नो, अपना बिजनेस चलाने के लिए। पॉइंट नंबर 2, सर फिर मैंने लिखा एंड नॉट फॉर द सेल, हम इसे सोल्ड नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 2 मैंने लिखा सर फिक्स्ड एसेट वो एसेट है जिसका लाइफ पीरियड शैल बी या शुड बी मोर देन 1 ईयर और अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ये आईसीआई की डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने भी यही डेफिनेशन दी है, लेकिन उनकी हल्की लंबी डेफिनेशन है जो कि आपके साथ में डिस्कस नहीं कर सकता इस पॉइंट पे। लेकिन कुछ कुछ चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसकी वजह से आपको ये समझ में आ जाए कि फिक्स्ड एसेट का क्या मतलब है। तो पॉइंट नंबर 2 इज कि सर फिक्स्ड एसेट का दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि इसका लाइफ पीरियड शुड बी 1 ईयर। मैंने आपके लिए 1 ईयर लिखा, लेकिन जहां भी अकाउंटिंग है वो ये डिस्कशन नहीं करती 1 ईयर, वो जनरली कहते हैं पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ठीक है, तो 12 मंथ्स भी मैंने दोनों चीजें लिखी। सर इसकी लाइफ क्या होनी चाहिए? ऐसे एसेट की लाइफ मोर देन 1 ईयर होनी चाहिए। सर अगर इसकी लाइफ लेस देन 1 ईयर है, क्या ये एसेट बनेगा? दूसरा डिस्कशन है। सर अगर लेस देन 1 ईयर है, क्या ये फिक्स्ड एसेट बनेगा? आंसर इज नो। क्या एसेट बनेगा? वो दूसरा डिस्कशन है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने के बाद वो बात भी करूंगा। लेकिन इससे पहले, क्या सर अगर किसी एसेट है तो है वो, लेकिन उसकी लाइफ लेस देन 1 ईयर है, क्या वो मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है? आंसर इज नो। सर मैं तीनों को फिर मिला के एक और डिस्कशन करूंगा, फिलहाल मैं इतना करता हूं। तो पहला पॉइंट क्या था? सर हम इसे खरीदेंगे या अपने पास रखेंगे अपना बिजनेस चलाने के लिए, हम इसको सोल्ड जनरली नहीं करते। पॉइंट नंबर 2, सर इसकी जो लाइफ होगी वो जनरली मोर देन 12 मंथ्स होगी, मोर देन 1 ईयर होगी, होनी लाजमी है, अदरवाइज इट इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट। हाउएवर इट मे बी अ एसेट बट नॉट अ फिक्स्ड एसेट। नाउ द थर्ड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। सर हमारे उस एसेट के रखने से हमें फ्यूचर में फायदा मिलेगा, हमें फ्यूचर में उससे कोई इनकम जनरेट होगी या वो हमें इनकम जनरेट करने में हेल्प करेगा, उसे हम कहते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक। लंबा डिस्कशन नहीं कर सकते इस बात पे। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो आगे जाके आपको कोई फायदा दे, आगे जाके आपके लिए कोई इनकम जनरेट करे। अब ओवरऑल फिक्स्ड, किसी भी एसेट को फिक्स्ड एसेट कहने के लिए हमारे पास 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक बात, सर हमने उसे खरीदा हो या हेल्ड कर रहे हैं किस चीज के लिए? बिजनेस चलाने के लिए, हम इसे सोल्ड आउट नहीं करेंगे। लेकिन मैंने इसीलिए लिखा सोल्ड आउट कहां नहीं करेंगे? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मैंने जनरली नहीं करेंगे, हो सकता जरूरत पड़े तो कर सकते हैं।
फिर मैंने दूसरा पॉइंट लिखा, उसकी लाइफ शुड बी मोर देन 1 ईयर, और तीसरा वो हमारे पास फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देना चाहिए। सर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो वो डेफिनेटली देगा, मैं इस बात पे डिस्कशन नहीं करता। मैं डिस्कशन आपके साथ मैं हल्का सा एग्जांपल के साथ भी समझा दूंगा। मैं डिस्कशन करूंगा इन दो चीजों पे। सर क्या क्या डिस्कशन का पॉइंट क्या बनेगा मेरे लिए? सर एक, बिजनेस चलाने के लिए पॉइंट नंबर 2, लाइफ पीरियड उसका मोर देन 1 ईयर होना चाहिए। अब सर क्या सीन है, मैंने कहा आपसे अगर कोई ऐसा एसेट है जो मैं अपना बिजनेस चलाने के लिए खरीद रहा हूं, सेल नहीं करना मुझे, सर पहली कंडीशन फुलफिल्ड, ये मेरे लिए फिक्स्ड एसेट बनेगा क्योंकि पहली कंडीशन फुलफिल है। लेकिन मुझे दूसरी कंडीशन और इसमें और इसके बीच में बेटा है एंड का मतलब कंपल्सरली आप एक चीज को छोड़ के दूसरी चीज, मतलब इन दोनों में से दोनों कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी या एक करनी पड़ेंगी, तो दोनों करनी पड़ेंगी। एंड इंडिकेट्स दैट अगर और होता तो दोनों में से एक भी होती, लेकिन यहां पे वर्ड है एंड कहता है एक तो बिजनेस चलाने के लिए हो, पॉइंट नंबर 2, और उसका लाइफ पीरियड शुड बी मोर देन 1 ईयर। तो सर ऐसा कोई एसेट मैंने खरीदा, ऐसी कोई चीज मैंने खरीदी जो मुझे अपना बिजनेस चलाने के लिए यूज करना है, मुझे इसे सोल्ड आउट नहीं करना, बट सर उसका लाइफ पीरियड इज लेस देन 1 ईयर, उसका लाइफ पीरियड लेस देन 1 ईयर है, तो फिर क्या सर वो हमारे लिए फिक्स्ड एसेट बनेगा? आंसर इज नो, वो फिक्स्ड एसेट नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल सर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, हमने बैनर्स, सॉरी हमने बोर्ड, डिजिटल बोर्ड बनाए। सर क्या डिजिटल बोर्ड हमारे लिए एसेट है? क्योंकि एसेट की डेफिनेशन वैल्यू इन मनी, ऑब्वियस बात है सर, हमने उसे खरीदा। फॉर एग्जांपल सर ये डिजिटल बोर्ड बना 10,000 रुपीज में, ये तैयार हुआ 10,000, लेकिन क्या सर इसका क्या यूज है हमारे बिजनेस में? सर हम इसको अपने शॉप के बाहर लगाना चाहते हैं, डिजिटल बोर्ड है हमारे लिए, ठीक है, चमकता रहेगा। अब क्या ये सर मेरे लिए एसेट है? आंसर इज यस। उसके बाद दूसरी कंडीशन, सर मैंने कहा 10,000 का है क्योंकि वैल्यू इन मनी है, एसेट है। अब मुझे डिसाइड करना है क्या ये फिक्स्ड एसेट है? फिक्स्ड एसेट डिसाइड करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा किस लिए लाया हूं? सर अपना बिजनेस चलाने के लिए। क्या ये सोल्ड आउट करना है? नहीं। तो क्या पहली कंडीशन, क्या ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी? आंसर इज यस। फॉर एग्जाम्पल सर आपको पता है ये जो डिजिटल बोर्ड है इसका लाइफ जो है वो लेस देन 1 ईयर है। सर इसके यूज जब हम करेंगे सिर्फ 4 या 5 महीने निकलते हैं इसके, यहां सर 1 साल 8 महीने 6 महीने से, बट इट शुड बी लेस देन 12 मंथ्स। सर अगर इसे 12 मंथ से कम यूज करेंगे या वो खराब हो जाता है, एक ही साल में खराब हो जाता है। हावेवर मैंने उसको खरीदा क्यों था? अपना बिजनेस चलाने के लिए, सोल्ड नहीं करना था, लेकिन उसकी लाइफ पीरियड ही लेस देन 1 ईयर है। तो अगर उसकी लाइफ पीरियड लेस देन 1 ईयर है, मींस दूसरी कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हो रही है, देन इट इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो ये आपकी दोनों कंडीशंस को इकट्ठे देखना पड़ेगा। मैं दूसरी एग्जांपल दे देता हूं आपको। दूसरी एग्जांपल क्या है सर? दूसरी एग्जांपल है बिल्डिंग। सर मैंने ना कोई बिजनेस करना है, मैंने इसके लिए अपनी शॉप खरीदी, मैंने कोई शॉप खरीदी, अब उस शॉप को मैं बेचूंगा? आंसर इज नो। सर अपना बिजनेस चलाना है, अगर मुझे अपना बिजनेस चलाना है तो दैट मींस हेल्ड। मेरा इंटेंशन क्या है? मेरा इंटेंशन है इस बिल्डिंग को मैं यूज करूंगा अपना बिजनेस चलाने के लिए। उसके बाद सर पहली कंडीशन फुलफिल्ड, यस। तो ये क्या पहली बात सर, क्या बिल्डिंग एसेट है? आंसर इज यस। नाउ मुझे डिस्कस करना है क्या वो फिक्स्ड एसेट है या नहीं है। तो मेरी पहली कंडीशन हैज बीन फुलफिल्ड। वो क्या थी कि हम इसे हेल्ड करेंगे बिजनेस चलाने के लिए, तो आंसर इज यस। यस सर बिल्डिंग को यूज करना बिजनेस चलाने के लिए। दूसरी कंडीशन, क्या लाइफ पीरियड इज मोर देन 1 ईयर? आंसर इज यस। क्या ये बिल्डिंग सर 1 साल से ज्यादा तक चलेगी? आंसर इज यस। अगर ये बिल्डिंग 1 साल से ज्यादा, और दो तो डेफिनेटली हो गया कि ये 10 साल 20 साल 15 साल पता नहीं कितना, लेकिन इट विल बी मोर देन 1 ईयर, ये 1 साल से ज्यादा चलेगी। अगर ये 1 साल से ज्यादा चली देन दैट मीन्स सर सेकंड कंडीशन हैज बीन फुलफिल्ड। दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई, तो क्या सर मैं इसको फिक्स्ड एसेट कह सकता हूं? तो आंसर इज यस। अब हम इसे फिक्स्ड एसेट कह सकते हैं, तो दोनों कंडीशन फुलफिल होगी। अच्छा सर आपने तीसरी चीज भी लिखी थी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। हाँ जी बेटा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स पे अगर डिस्कशन किया जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स में भी डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स और इनडायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स।
अगर मैं हल्का सा आइडिया आपको दे देता हूं, जैसे मुझे शॉप चलाना, तो शॉप में मैं क्या चीजें रखूंगा? मेरे पास बिल्डिंग है, क्योंकि एसेट है, लाइफ मोर देन 1 ईयर है, ये दो कंडीशन फुलफिल। क्या सर ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगी? आंसर इज यस, बट इट विल गिव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इनडायरेक्टली। कैसे सर? मैं आपको समझाता हूं। सर अगर मेरे पास बिल्डिंग है, हम बिल्डिंग को बिजनेस चलाने के लिए यूज करेंगे, मुझे जो फायदा मिलेगा वो गुड्स को सोल्ड करने, उसमें जो माल मेरे पास होगा जिसका मैं बिजनेस करूंगा, मुझे फायदा उससे मिलेगा। लेकिन इनडायरेक्टली वो फायदा तभी हो सकता है अगर मेरे पास ये शॉप हो। तो डेफिनेटली ये शॉप आपको क्या दे रहा है? फ्यूचर में बेनिफिट दे रहा है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली दे रहा है, ये बात। अब इसमें अगर किसी को डाउट होता है तो हम डायरेक्टली में भी एग्जांपल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल सर हमने कहा कि फिक्स्ड एसेट कोई भी चीज हो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई कार है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को समझाने के लिए डायरेक्टली, क्योंकि मैंने कहा बिल्डिंग में आपको बेनिफिट देगा लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिट देगा। लॉ वहां पे यूज करता है वर्ड, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, वो कहता है कि आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, वेदर इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इससे क्या मिल रहा है? डायरेक्टली सर, सॉरी इनडायरेक्टली सर। डायरेक्टली कैसे हो सकता है? मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कार खरीदी, यहां कार्स खरीदी, अब इसको हायर कर रहा हूं। सर मैंने ना गाड़ियां खरीदी, अब उनको रेंट पे दे रहा हूं लोगों को, वो गाड़ियां मेरे लिए क्या बनेंगी? सर फिक्स्ड एसेट। क्यों? बिजनेस चलाने के लिए। अब गाड़ियां हायर कर दूंगा, मुझे रेंट मिलेगी, जब रेंट मिलेगी तो डायरेक्ट कंटैक्ट बन रहा है, मींस ये गाड़ियां मेरे लिए डायरेक्ट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करे, क्योंकि आगे जाकर रेंट पे दे दूंगा तो डेफिनेटली इट विल बी कॉल्ड अ फिक्स्ड एसेट। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली बेनिफिट हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल बी कॉल्ड अ फिक्स्ड एसेट। तो मैंने आपसे ओवरऑल क्या कहना है, हमने डिस्कस किया फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट वो चीज होती है जो अपना बिजनेस चलाने के लिए आप लेते हैं, प्लस उसका लाइफ पीरियड शुड बी मोर देन 1 ईयर। नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि फिक्स्ड एसेट का क्या मतलब है। अब इस फिक्स्ड एसेट के भी दो टाइप्स है, मैं यहीं पे आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं ताकि फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले मैं डिस्कस करता हूं फिक्स्ड एसेट्स के भी दो टाइप्स होते हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। सर फिक्स्ड एसेट होता है एक और दो। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, एफए का मतलब फिक्स्ड एसेट। दूसरा होता है बेटा इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। सर फिक्स्ड एसेट के भी दो टाइप्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट और दूसरा होता है इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। नाउ लेट्स डिस्कस टेंजिबल का क्या मतलब। सर द वर्ड मीनिंग ऑफ टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब होता है which can be seen and touched। सर वो एसेट जिसको हम फील भी कर सकते हैं, जिसको हम टच भी कर सकते हैं और जिसको हम देख भी सकते हैं, अगर ऐसा कोई एसेट है, दैट एसेट इज कॉल्ड अ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। सर 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 ये कैसी बात होगी? जितनी भी एसेट होंगी वो तो डेफिनेटली देखेंगे भी, टच भी करेंगे और छू भी सकते हैं। जैसे कि सर मेरे पास घर में बिल्डिंग है, या मेरे पास कोई बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मैं उसको टच भी कर सकता हूँ और उसे देख भी सकता हूँ। हाँ जी बेटा सही बात बोल रहे हैं आप। लेकिन उसके बाद मैं आपको हल्की सी पहले इसके लिए एग्जांपल्स देता, फिर आ जाते हैं इंटेंजिबल पे। सर टेंजिबल वो सारे फिक्स्ड एसेट्स जिनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, वो फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। एग्जांपल सर, ये एग्जांपल्स तो आपको आसानी से समझ में आएगी। सर लैंड एंड बिल्डिंग, डेफिनेटली लैंड एंड बिल्डिंग। सर प्लांट एंड मशीनरी, डेफिनेटली प्लांट एंड मशीनरी। मेरे पास ये व्हाइट बोर्ड है, मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है, तो व्हाइट बोर्ड मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है। क्यों सर? टच भी कर सकता हूं और इस बोर्ड को मैं देख भी सकता हूं। तो ये मेरे लिए, अगर मैं ये बोर्ड मेरे लिए क्या है? एसेट भी है प्लस फिक्स्ड एसेट है। क्यों सर? अपना बिजनेस चलाने के लिए। सर मैं एक बात आपको बोलूं, किसी को इस बात में कंफ्यूजन ना हो, क्या सर हम सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हो तब भी एसेट फिक्स्ड है और हो सकता है फिक्स्ड एसेट? आंसर इज डेफिनेटली यस। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर और अ ट्रेडर ऑफ गुड्स, डजंट मैटर।
होना क्या चाहिए, आप उसका यूज क्या कर रहे हैं और उसकी लाइफ क्या है, वो डेफिनेशन आपको चेक करनी पड़ेगी। तो जैसे कि मैं अभी सर्विसेज एक एंगल से प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं तो ये बोर्ड में किस काम यूज करता हूं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी, तो दिस बोर्ड इज एसेट प्लस फिक्स्ड एसेट फॉर मी, तो ये मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है। तो इस बोर्ड को मैं छू भी सकता हूं और इसको देख भी सकता हूं, देन दिस विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो जितने भी एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स जिनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, दोज फिक्स्ड एसेट्स आर कॉल्ड टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। जैसे हमने एग्जांपल दी, लैंड एंड बिल्डिंग, व्हाइट बोर्ड, प्लांट मशीनरी एटसेट्रा, क्योंकि एग्जांपल्स बहुत सारी हो सकती। नाउ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। सर क्या ऐसी भी कोई चीज है? पहले मैं हम हल्का सा आपको आइडिया दे देता हूं। सर इंटेंजिबल का एसेट है, एसेट इंटेंजिबल का वर्ड मीनिंग एंगल से हिसाब से क्या मतलब है, कांट बी सीन और टच्ड। फिर क्या कर सकते हैं, ओनली कैन फील। सर क्या ऐसी भी कोई एसेट है जिसको ना हम टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, फिर भी वो हमारे लिए एसेट है? आंसर इज यस, हम सिर्फ उसे फील कर सकते हैं। सर वो वाली एसेट कौन सी है, मैं आपको बता देता हूं। वो एसेट आपके लिए एग्जाम्पल बेटा, गुडविल, ब्रांड एटसेट्रा, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा। सर क्या गुडविल हमारे लिए फिक्स्ड एसेट होता है? आंसर इज यस। सर ये गुडविल कैसे मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है? मैं अगर आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि सर इंटेंजिबल एसेट मैं यहां पे डिस्कस करता हूं आपके साथ। सर मैंने पहला वर्ड लिखा मैकडी, या आप डोमिनोज भी कह सकते हैं। सर अगर मुझे फॉर एग्जांपल यहां पे मैकडी, हमें रेस्टोरेंट इसके नाम से, जैसे वो आप सबको पता होगा बर्गर एक्स्ट्रा बनाते हैं, तो मैकडॉनल्ड्स या डोमिनोज पिज्जा वगैरह। सो क्या सर मैं अपने शॉप के ऊपर, अगर मैं यहां पे कोई शॉप खोलता हूं, क्या मैं उसके ऊपर मैकडी का नाम लिख सकता हूं या मैं डोमिनोज का नाम लिख सकता हूं? आंसर इज नो। सर या इवन कोई और भी चीज, सर मैं मैकडी या डोमिनोज का नाम यूज क्यों नहीं कर सकता बेटा? क्योंकि इन्होंने इस नाम को ट्रेडमार्क बना लिया या ब्रांड बना लिया, या ये इनका गुडविल है। क्या मतलब सर, अगर मुझे, मैं फिर भी कह रहा हूं, अगर मुझे मैकडी या डोमिनोज खोलना है तो मुझे इसकी फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी। मींस मुझे मैकडी वालों के पास जाना पड़ेगा, उनसे इजाजतनामा लेना पड़ेगा कि मैं आपका नाम यूज करना चाहता हूं। क्या सर वो फ्री में देंगे? आंसर इज नो, वो आपसे लेंगे पैसा, मनी। तो सर डोमिनोज या मैकडी ये सिर्फ एक नाम है। सर इतना इनके पास क्या है, इनके पास गुडविल है, क्योंकि इन्होंने अपनी मार्केट वैल्यू बना रखी है, इन्होंने अपना गुडविल क्रिएट किया हुआ है। तो क्या मैं इस गुडविल को, इनकी इस इज्जत को, क्या मैं इनकी इस इज्जत को या इनके गुडविल को टच कर सकता हूं? आंसर इज नो। क्या मैं इसे देख सकता हूं? आंसर इज नो। बट वी कैन फील दैट कि डोमिनोज एक अच्छा ब्रांड है या मैकडी एक अच्छा ब्रांड है। फॉर एग्जांपल नाइकी एक अच्छा ब्रांड है, एडिडास एक अच्छा ब्रांड है, एप्पल एक अच्छा ब्रांड है, सैमसंग एक अच्छा ब्रांड है, अरमानी एक अच्छा ब्रांड है। तो ये सारे ब्रांड के नाम, ये इनका मार्केट वैल्यू है, इन्होंने अपनी कस्टमर वर्थ बना रखी है, तो इनके नाम का वैल्यू है, इनके नाम की कीमत है, नाम की कीमत है। मींस इनके गुडविल, इनका गुडविल है, उस गुडविल का वैल्यू है। अगर उस गुडविल का वैल्यू है तो वो गुडविल मुझे फ्यूचर में फायदा देगा डेफिनेटली बेटा। अगर कोई देखो, अगर मैकडी डाल देता हूं मैं शॉप और दूसरा एक नॉर्मल शॉप डाल देता हूं, दोनों चीजें सेम बना रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली लोग कहां जाएंगे? मैकडी में, क्योंकि ये अच्छी चीज बनाता है। इवन दो अगर दोनों चीजें सेम बनती हो लेकिन इनके पास नाम है, मींस इनके पास गुडविल है, तो आपको इस मैकडी के नाम से जो गुडविल है आपके पास, आपको कस्टमर ज्यादा आएंगे, आपके पास कस्टमर आएंगे, मींस उसका कुछ वैल्यू है। तो डेफिनेटली जब आप मैकडी या डोमिनोज वालों से नाम ले लेंगे तो वो आपसे पैसे लेंगे वो नाम यूज करने के लिए। तो आप उस नाम को, उस मार्केट वैल्यू को
यूज करने के लिए उसको पैसे दे देते हो, डेफिनेटली ये फिर हमारे लिए एसेट हो गया और फिक्स्ड एसेट हो गया, क्योंकि इस नाम को अगेन सोल्ड नहीं करूंगा, अपना बिजनेस चलाने के लिए यूज करूंगा। नाउ सर अब इसे मैं छू भी नहीं सकता, टच भी नहीं कर सकता, देख भी नहीं सकता, बट वी कैन फील दैट। तो अगर ऐसा कोई एसेट है तो उस एसेट को हम कहते हैं बेटा इंटेंजिबल एसेट। जैसे मैंने एग्जांपल लिखी, गुडविल हो, ब्रांड हो, ट्रेडमार्क हो, कॉपीराइट हो, ये आपके लिए होते हैं intangible fixed assets. Now let us discuss the second category of assets. Now let us discuss second topic. Sir, second topic या type of asset. फिक्स्ड एसेट नहीं, फिक्स्ड एसेट कंप्लीट हो चुका है। नाउ आई एम डिस्कसिंग विद यू करंट एसेट। सर करंट एसेट का मतलब क्या है? जैसे मैंने लिखा था टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, टाइप्स ऑफ एसेट्स, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं करंट एसेट। सर करंट एसेट का क्या मतलब है? करंट एसेट होगा, जैसे मैंने इसके लिखा भी है बोर्ड पे, सर करंट एसेट होता है वो एसेट या कोई भी ऐसा एसेट जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? कैश में। कोई भी ऐसा एसेट जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। इंपॉर्टेंट बात, विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। सर ये भी एक डिस्कशन आगे जाके बनेगा, ये 12 मंथ्स कहां से कैलकुलेट किए जाते हैं किसी चीज को कैटेगराइज करने के लिए, वेदर इट इज अ करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। अभी मेरा डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, मैं वापस आ जाता हूं। सर बात किस पे हो रही थी? बात हो रही थी करंट एसेट पे। मैंने कहा करंट एसेट का मतलब होता है कोई भी एसेट जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें बेटा? विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और 12 मंथ्स, जिसको हम 12 महीनों के अंदर अंदर, एक साल के अंदर अंदर कन्वर्ट कैश में कर सकेंगे। ऐसी कोई एसेट अगर आपके पास है, दैट एसेट इज कॉल्ड करंट एसेट। पॉइंट नंबर 2, इसके साथ मैंने दूसरा लिखा, सर ये करंट एसेट होता है क्यों हमारे पास? हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस जनरली, क्योंकि ये ज्यादा डेफिनेशन का पार्ट नहीं बनेगा, ओवरऑल डेफिनेशन ये है, फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस। ऐसी चीजें आप ट्रेड करने के लिए रखते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा सर करंट एसेट क्या होता है? बहुत सारी चीजें करंट एसेट होती है, आगे जाके समझाऊंगा, लेकिन अभी एक चीज, एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। गुड्स मतलब सर जिसका आप कारोबार करते हो, या मैं कभी कभी अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशन दे देता हूं, करंट एसेट मींस वो वाला एसेट जिसका हम कारोबार करते हो, जिसका हम बिजनेस करते हो। जैसे जिसका हम बिजनेस करते हैं उन चीजों को हम यहां पे बोलते हैं गुड्स। सर फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्नीचर सेल परचेज करता हूं, अगर मैं फर्नीचर बेचता हूं तो मेरा बिजनेस है फर्नीचर का, तो फर्नीचर मेरे लिए गुड्स बनेंगे और फर्नीचर मेरे लिए एसेट है। आंसर इज यस, क्योंकि एसेट का मतलब था किसी चीज का वैल्यू इन मनी होना। एसेट की डेफिनेशन में तो आ रहा है, लेकिन क्या वो करंट एसेट है? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि मैं उसका कारोबार करता हूं। वो मैंने क्यों रखा है फर्नीचर को? ट्रेडिंग पर्पस के लिए, सोल्ड आउट करने के लिए। तो दूसरी कंडीशन, क्या ये विद इन अ ईयर जनरली सोल्ड होता है? आंसर इज यस बेटा। खरीदूंगा तो सोल्ड ही कर दूंगा, आज कल परसों सोल्ड ही करना है मुझे, जनरली विद इन 1 ईयर मुझे इसे सोल्ड आउट करना पड़ेगा। जरूरी भी नहीं है, आप इस कंफ्यूजन में ना जाए, हो सकता कोई माल रहता है, जैसे हम कहते हैं बाद में क्लोजिंग स्टॉक, उसका डिस्कशन बाद में होगा, लेकिन अभी मैं सिंपल आपको बता रहा था करंट एसेट ऐसी जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो ये है, कोई भी ऐसी एसेट जिसको हम कन्वर्ट कैश में कर सकते हैं 1 साल के अंदर। अब मैंने आपको हल्का सा अपनी तरफ से बोला कि आप इसको हेल्ड करते हैं ट्रेडिंग पर्पस के लिए, जो मेरी अपनी भी डेफिनेशन कभी होती है। मैं कभी कभी कहता हूं कोचिंग सेंटर में कि करंट एसेट मींस एसेट जिसका हम कारोबार करते हो, लेकिन करंट एसेट में फिर सिर्फ गुड्स नहीं आते, तो आगे जाके डेफिनेशन थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है, फिर थोड़ा सा लंबा हो जाता है। अभी मैं सिंपल आपको कह रहा था कि गुड्स, तो गुड्स मेरे लिए क्या है? करंट एसेट। सर क्यों डेफिनेशन आ रही है? सर गुड्स को मैं सोल्ड कर सकता हूं विद इन 1 ईयर। आंसर इज यस बेटा, और बेचने के लिए खरीदते हैं। पॉइंट नंबर 2, क्या सर ये गुड्स ट्रेडिंग पर्पस के लिए? आंसर इज यस, रखने के लिए नहीं है। तो क्या सर, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले हम हर चीज को डिसाइड करेंगे क्या ये एसेट है या नहीं है। एसेट डिसाइड होने के बाद ये डिसाइड करना पड़ता है वेदर इट इज अ फिक्स्ड एसेट और अ करंट एसेट, और वो डिसाइड करने के लिए आपको मैंने डेफिनेशन बता दी। मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर कर लेता हूं ताकि ये दोनों
जो डेफिनेशंस है या दोनों जो एसेट टाइप्स है, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। मैंने एग्जांपल क्या दी, सर मुझे बिजनेस करना है, किसका करते हैं? फॉर एग्जांपल हम कपड़े का बिजनेस करते हैं, तो कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट थिंग विच आई रिक्वायर इज बिल्डिंग शॉप। तो ये मेरी हो गई शॉप। शॉप सर ये मेरी बिल्डिंग है, इसको मैंने खरीदा है, ये मेरी बिल्डिंग है। सर इस बिल्डिंग में मुझे क्या चाहिए? आप कपड़ा चाहिए, क्योंकि बिजनेस कपड़े का करना है। ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए कपड़ा है। कपड़ा मींस गुड्स, जिसका मैं कारोबार करूंगा। नाउ आई हैव टू डिसाइड कि क्या ये दोनों चीजें मेरे लिए एसेट है? बेटा आंसर इज यस, द बोथ थिंग्स आर एसेट्स फॉर मी, क्योंकि डेफिनेशन फॉलो रही। क्या इस बिल्डिंग का वैल्यू है? आंसर इज यस। क्या इन कपड़ों का वैल्यू है? आंसर इज अगेन यस। नाउ आई हैव टू डिसाइड वेदर इट इज अ फिक्स्ड एसेट और इट इज अ करंट एसेट। तो पहली डेफिनेशन हमें याद होगी, फिक्स्ड एसेट डिसाइड करते हैं। फिक्स्ड एसेट में कहा था कि आप उसे बिजनेस चलाने के लिए यूज करेंगे और उसका लाइफ पीरियड जनरली मोर देन 1 ईयर होगा। सर यहां पे बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग मेरे लिए क्या बनेगी? फिक्स्ड एसेट, क्योंकि मैंने बिल्डिंग को खरीदा बिजनेस चलाने के लिए, बेचने के लिए बेटा नहीं। दूसरी बात, सर अब इस बिल्डिंग में जो कपड़ा है, जिसका बिजनेस करूंगा, जो मैं सोल्ड आउट करूंगा, उसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? इस बिल्डिंग को, इसको बेटा कहेंगे आज से फिक्स्ड एसेट। और ये जो इसमें कपड़ा है, जिसे हम गुड्स कहते हैं, इसको आज से हम कहेंगे क्या? करंट एसेट। क्यों? करंट एसेट की डेफिनेशन में फॉल हो रहा है, एनी एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और 1 ईयर। तो वो डेफिनेशन आपकी फुलफिल हो रही, तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा? करंट एसेट। अगेन रिपीटेड, सर अब बात है, मुझे चाहिए थोड़ा सा दुकान में ना फर्नीचर चाहिए था, फर्नीचर सजावट के लिए। अब मैं ये अगेन सोचना पड़ेगा, फर्नीचर किस लिए ला रहा हूं? सोल्ड करने के लिए? नहीं 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 नहीं। किस लिए ला रहा हूं? सर दुकान सजाने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के। तो फर्नीचर विल बिकम फिक्स्ड एसेट, क्योंकि फिक्स्ड एसेट की डेफिनेशन फुलफिल हो रही है। लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन में चला जाता है, क्या फर्नीचर करंट एसेट भी हो सकता है? आंसर इज यस। कैसे सर? अगर कोई बिजनेसमैन फर्नीचर का ही बिजनेस करता हो तो फर्नीचर विल बिकम हिज करंट एसेट। अब सर फॉर एग्जांपल हम कोचिंग में क्या यूज करते हैं? आज सर्दियों में हम गैस हीटर यूज करते हैं। तो गैस हीटर मेरे लिए कौन सा एसेट बनेगा? सर गैस हीटर अपना बिजनेस चलाने के लिए या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो गैस हीटर विल बी फिक्स्ड एसेट, क्योंकि गैस हीटर 1 साल से ज्यादा भी चलेगा और डेफिनेटली किसके लिए है? बिजनेस चलाने के लिए। लेकिन 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 जिस बंदे से या जिस दुकानदार से मैंने वो गैस हीटर खरीदा, उसके लिए वो क्या था बेटा? उसके लिए करंट एसेट था, उसके लिए फिक्स्ड एसेट नहीं है, क्योंकि वो उस चीज का बिजनेस करता है। तभी मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूं करंट एसेट वो होता है जिसका हम बिजनेस करते हो। लेकिन ओवरऑल डेफिनेशन आप ये याद रखें, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। इसका मतलब होता है करंट एसेट। तो आपको तकरीबन समझ में आ गया होगा व्हाट इज फिक्स्ड एसेट, व्हाट इज करंट एसेट। नाउ लेट अस डिस्कस थर्ड टाइप। नाउ लेट अस डिस्कस थर्ड कैटेगरी और थर्ड टाइप। वो मैंने क्या लिखा? लिक्विड एसेट। सर क्या ये वो वाला लिक्विड है, लिक्विड सॉलिड वगैरह? आंसर इज नो। क्या ये सर पानी टाइप सा लिक्विड होगा? आंसर इज अगेन नो। तो ये लिक्विड का क्या मतलब है सर? लिक्विड एसेट का यहां पे क्या मतलब है? कोई भी एसेट, ध्यान से सर, कोई भी एसेट जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और विद इन नो टाइम। सर हमारी अकाउंटेंसी कहती है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज जनरली मीन्स विद इन 3 मंथ्स, बट हम बोलेंगे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मीन्स जल्दी, जिसको हम कन्वर्ट कैश में कर सकते हैं, ऐसी चीज को हम बोलेंगे यहां पे लिक्विड एसेट। मीन्स हमारे पास लिक्विडिटी है, हमारे पास तुरंत कैश आ सकता है इस चीज से। अगर कोई चीज है, जैसे मैंने लिखा गोल्ड या और कैश एट बैंक, क्योंकि आप तुरंत कैश को कन्वर्ट कर सकते हैं या गोल्ड को कन्वर्ट कैश में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर मैंने यहां पे कैटेगरी, क्योंकि हालांकि ये कैटेगरी भी अगेन विल कम अंडर द करंट एसेट्स, उसका डिस्कशन अलग से, लेकिन ये आपकी जरूरत काम में आएगा, तो इसलिए मैंने डिस्कस अलग से भी कर दिया। तो लिक्विड एसेट का मैंने लिखा एनी एसेट विच कैन बी, कर सकते हैं कन्वर्ट, किसमें? कैश में। कब? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विद इन नो टाइम। सर शॉर्ट पीरियड
समझ में आ गया? आपने कहा जनरली विद इन 3 मंथ्स। आप जिस चीज को विद इन 3 मंथ्स आराम से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी चीज आपके लिए करंट लिक्विड एसेट है। अब बात आती है सर, आपने वर्ड यूज किया नो टाइम। नो टाइम ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ऐसे डाउट्स बार बार एकेडमी पे भी आ चुके हैं, जो फिजिकल एकेडमी अलजीज की है, तो वहां पे भी ऐसे डाउट्स आ चुके हैं। बच्चे कहते हैं सर आप एक बात बताओ, आप कह रहे हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दिमाग में बात आ गई, लेकिन आप बाद में कर रहे हैं यूज लॉ वर्ड यूज कर रहे हैं, अकाउंटिंग यूज कर रहे हैं विद इन नो टाइम। नो टाइम का क्या मतलब है सर? अगर मान भी लेते हैं कि हमारा कैश एट बैंक है, फिर भी उसको एटीएम से विड्रॉ करने या चेक के थ्रू विड्रॉ करने में टाइम तो लग ही जाएगा। नो टाइम का, नो टाइम का यहां सेंस एग्जैक्टली नो टाइम नहीं है। नो टाइम इंडिकेट्स विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगेन वही बात, जनरली जैसे हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई बुलाता है, हम उसे क्या कहते हैं? 2 सेकंड। क्या हमें फिर वही 2 सेकंड लगते हैं? हमने किसी ने बुलाया, हम कहते हैं 2 सेकंड भाई, 2 सेकंड रुक जा। कोई भी चीज आप घर में देख लीजिएगा, अगर आपसे कोई काम बोलते हैं तो आप कहते हैं 2 सेकंड रुक जाओ। फिर क्या एग्जैक्टली वही 2 सेकंड रुकने पड़ते हैं? आंसर इज नो। कभी कभार तो 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट तो लग ही जाते हैं। इसका मतलब क्या फिर 2 सेकंड का मतलब एग्जैक्टली 2 सेकंड था? आंसर इज नो। उसका मतलब था थोड़ा सा टाइम लगेगा या थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे। तो अगेन सेम इज द केस विद द नो टाइम। इसका मतलब एग्जैक्टली नो टाइम नहीं है, इसका मतलब है सेंस समझना पड़ेगा कि इसका सेंस क्या है। सेंस है कि विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज अ लिक्विड एसेट। तो मैंने क्या कहा? लिक्विड एसेट ऐसा एसेट होता है जिसको हम कन्वर्ट कैश में कर सकते हैं विद नो टाइम और अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैंने क्या लिखा, जो नेक्स्ट कैटेगरी और नेक्स्ट टाइप है एसेट का, वो है वेस्टिंग एसेट। सर वेस्टिंग एसेट का क्या मतलब है? वेस्टिंग एसेट का एग्जैक्टली वो मतलब नहीं है, वेस्टिंग जो एक वर्ड डेफिनेशन है। तो वेस्टिंग एसेट का मतलब मैंने लिखा, वेस्टिंग एसेट इज एन एसेट विच कैन बी यूज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सर ऐसा कोई एसेट जिसको हम लंबे समय के लिए यूज कर सकते हैं, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यूज कर सकते हैं। प्लस इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, which cannot be reproduced। जनरल व्यू में समझा रहा हूं, जनरल अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जनरल व्यू में समझा रहा हूं आपको। मैंने आपसे कहा एक तो वो लंबे समय के लिए यूज हो सकता है, दूसरी बात मैंने जो डिस्कस किया, दूसरा पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया वो कहा कि वो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता। सर क्या ऐसी भी कोई चीज है जो रिप्रोड्यूस, यानी रिप्रोड्यूस मींस दोबारा वो चीज नहीं बना सकते? सर अभी तो हमें ऐसी कोई दिमाग में बात आ ही नहीं रही है कि ऐसा कोई एसेट है जो लंबे समय के लिए यूज होगा, बाद में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अभी डिस्कशन हुआ बिल्डिंग का, सर लंबे समय के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन हम उसको बिल्डिंग को दोबारा बना सकते हैं, तो दैट मींस क्या वो रिप्रोड्यूस हो सकती है? आंसर इज यस। अगर वो रिप्रोड्यूस हो सकती है दैट मींस वो वेस्टिंग एसेट नहीं है। वो कौन सा एसेट है डिस्कशन करना नहीं है मुझे। जैसे मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड है, तो क्या ये व्हाइट बोर्ड रिप्रोड्यूस हो सकता है? आंसर इज यस। अगेन क्या ये वेस्टिंग एसेट होगा? आंसर इज नो, क्योंकि वर्ड यूज क्या करना है, जो रिप्रोड्यूस, जनरल बात कम, जो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता, जो हम दोबारा नहीं बना सकते। एग्जाम्पल क्या है सर? ऐसी कोई चीज है, सोचो ऐसी कोई चीज है। आंसर इज यस। सर हमारे पास है एग्जाम्पल्स में ऑयल वेल्स, एग्जाम्पल्स में है कोल माइंस एटसेट्रा। सर ऐसी चीजें, फॉर एग्जाम्पल अभी ये कहा जा रहा है कि जो चाहे सऊदी अरेबिया के पास, चाहे किसी के पास जो ऑयल रिजर्व्स है, जनरली कहा जाता है 20 to 30 ईयर्स तक के लिए रिजर्व्स है ऑयल के रिजर्व, इवन उससे ज्यादा हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ऑयल जो होगा खत्म होगा। क्या हम दोबारा ऑयल बना सकते हैं? आंसर इज नो, हम उसे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। सेम इज द केस विद द कोल माइंस। सर कोल माइंस भी एक बार खत्म हो जाएंगी, हम उसे दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। सर पहली डेफिनेशन थी कि हम लंबे समय के लिए यूज कर सकते हैं। आंसर इज यस। कोल माइंस कब से यूज किए जा रहे हैं और अभी भी यूज किए जा रहे हैं। जैसे हर किसी को आइडिया होगा, पहले जो ट्रेन्स होती हैं कोल्स भी चलती थी। उसके बाद अब दूसरी बात, जैसे मैंने लिखा ऑयल वेल्स। सर ऑयल वेल्स में क्या है? ऑयल वेल्स में है रिजर्व्स, ऑयल रिजर्व है कितने साल तक चलेगा और उसके बाद ऑयल खत्म, फिर आप ऑयल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन क्या ऑयल मेरे लिए एसेट है? बेटा एसेट की डेफिनेशन समथिंग इन वैल्यू इन मनी। तो हाँ जी सर वैल्यू तो है, कोल्स का वैल्यू तो है, स्टोन्स का वैल्यू तो है,
या जैसे मार्बल्स है, मार्बल जैसे जहां निकलते हैं राजस्थान से, तो उनका वैल्यू है, क्या वो एसेट है? आंसर इज यस, एसेट है। लेकिन सर कौन सा एसेट है? वो बन जाते हैं वेस्टिंग एसेट, क्योंकि वो इस डेफिनेशन में फॉल होते हैं। कैसे फॉल होते हैं सर? लंबे समय के लिए यूज कर सकते हैं, फिर हम उनको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। सर अगर कोई चीज रिप्रोड्यूसिबल हो तो हम उसे वेस्टिंग एसेट की डेफिनेशन में नहीं लाते। तो आप सिंपल क्या याद रखेंगे सर? वेस्टिंग एसेट वो वाला एसेट हो गया जो हम लंबे समय के लिए यूज कर सकते हैं और जिसको हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे कि ऑयल वेल्स और स्टोन माइंस या कोल माइंस। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। सर नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है फिक्टिशियस एसेट। सर एज इट्स नेम सजेस्ट्स, फिक्टिशियस मींस बोगस, नकली। सर क्या ऐसी भी कोई चीज है? ठीक है सर, अभी तक आपकी बात मान ली इंटेंजिबल एसेट्स है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कोई नकली एसेट है जो कि एसेट प्रेजेंट में नहीं है, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। सर क्या इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती? आंसर इज यस, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो फिक्टिशियस मींस नकली और बोगस, ये कोई ऐसा एसेट तो नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। पहला मैंने लिखा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। सर क्या मतलब? मैं डिस्कस कर लेता हूं। फिर मैंने लिखा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा। फिर मैंने लिखा हैवी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। मैं स्टार्ट करता हूं हैवी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट से। सर हैवी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट क्या है? हम क्या करते हैं, मान लो सर मैंने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया, सर 10 करोड़ का खर्चा, 10 करोड़ का एक्सपेंडिचर मैंने एडवर्टीजमेंट की। किसी भी कोई भी कंपनी अपनी एडवर्टीजमेंट कर रही है, किसी कंपनी ने अपनी एडवर्टीजमेंट कर रही है और उस एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कितना हुआ सर? 10 करोड़। ये मींस, मुझे वर्ड क्यों लिखा मैंने, अगर छोटा मोटा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है तो वो फिक्टिशियस एसेट नहीं बन सकता। अब हमारे पास 10 करोड़ का खर्चा है, सर मैंने हैवी एडवर्टीजमेंट की। फॉर एग्जांपल मेरा कोई प्रोडक्ट नया था, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहा हूं, तो अगर मैं कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहा हूं, अब उस प्रोडक्ट की मुझे चाहिए हैवी एडवर्टीजमेंट करनी है मुझे, ताकि हर किसी को पता चले हमारे प्रोडक्ट के बारे में या इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, सबको पता चले। अब सबको बताने के लिए हमने हैवी एडवर्टीजमेंट की, हमने होर्डिंग्स की, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की, हमने फेसबुक, हमने यूट्यूब, हमने हर तरीके की एडवर्टीजमेंट को यूज किया। तो अल्टीमेटली इस एडवर्टीजमेंट पे फॉर एग्जांपल 2021 पे हमने कितना खर्चा किया सर? 10 करोड़ का खर्चा किया, बड़ी कंपनी थी, हैवी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट किया। अब सर ध्यान से सोचना, अब आपकी जो इस प्रोडक्ट की सेल है वो ये है सर, एक साल में इतनी सेल है, फिर इतनी सेल होगी दूसरे साल में, फिर इतनी सेल, फॉर एग्जांपल ये सेल बढ़ती जा रही सर। फॉर एग्जांपल पहले साल में 10,000 यूनिट्स बेचे, फिर 40 बेचे, फिर 60 बेचे, फिर 80 बेचे। सर सीन क्या है? ध्यान से सुनेंगे, समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं। सर हमने खर्चा किया 10 करोड़ 2021 में खर्चा करने की वजह से हमारे पास, अब हम आगे जाके फ्यूचर ईयर्स में कभी खर्चा नहीं कर रहे, ये 2021 था, ये 22 हो गया, 23, 24। सर क्या हम आगे जाके और खर्चा करेंगे? आंसर इज नो। तो हमने खर्चा कितना किया? 10 करोड़ का खर्चा किया। तो इस 10 करोड़, इस खर्चा करने की वजह से, ये एक्सपेंडिचर करने की वजह से हमें बेनिफिट कब हो रहा है सर? हमें बेनिफिट हो रहा है 2021 में भी, 22 में भी, 23, 24 में, इवन इन फ्यूचर ईयर्स में एज वेल, लेकिन जनरली 5 ईयर्स। क्यों? तो हमें सर आगे आने वाले समय में इस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट जो होगा फ्यूचर में होगा। सर हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग का, डेफिनेटली आगे जाके बताऊंगा, एक मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट कहता, डिस्कस नहीं करता, एक कॉन्सेप्ट उस लिहाज से हमें ये चीज करनी पड़ती है, आगे जाके डिस्कस करूंगा वो मैचिंग कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है। तो लॉ कहता है या ये अकाउंटेंसी कहती है, भाई मेरे आप एक बात बताओ, आपने 10 करोड़ का खर्चा किया, इससे आपको फायदा सिर्फ पहले साल में आएगा या फ्यूचर ईयर्स में आएगा? हमने कहा फ्यूचर ईयर्स में आएगा। तो इसने कहा क्या ये 10 करोड़ आपके लिए एक्सपेंडिचर है? आंसर इज यस। क्या ये सारा का सारा इस साल खर्चा माना जाएगा, यानी P&L अकाउंट में जाएगा, जो कि आगे डिस्कशन होगा? आंसर इज नो। सर क्या
क्योंकि सर अगर ये 10 करोड़ बेनिफिट कितने सालों में देगा, फॉर एग्जांपल 4 सालों या 5 सालों में, इस खर्चे को हमें क्या करना चाहिए, राइट ऑफ भी फॉर एग्जांपल 5 इयर्स में करना चाहिए। तो हर साल मुझे 2 करोड़ राइट ऑफ करने चाहिए, हर साल मुझे दो इवन खर्चा पहले साल 2021 में खर्चा हो चुका है, स्टिल अब लॉ क्या कहता है, आप 100 के या 10 के 10 करोड़ इकट्ठे खर्चा नहीं दिखा सकते क्योंकि ये फ्यूचर में बेनिफिट देगा। अब हम अकाउंटेंसी क्या कहती है, अकाउंटेंसी ये कहती है या एएसएस ये कहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या आईसीएआई कहता है, आप एक काम कर लो, आप देखो फ्यूचर बेनिफिट जनरली 5 साल आते हैं, फ्यूचर बेनिफिट कब तक देगा, हमने कहा सर आगे आने वाले 5 सालों में। मैंने डिवाइड 5 साल किया तो मुझे पता चला हर साल कम से कम आपको राइट ऑफ कितना करना है, यानी खर्चा कितना मानना है, खर्चा हर साल 2 मानने हैं। तो प्रिज्यूम इस साल में 2 मान लिए तो बचे कितने बेटा, बचे 8 करोड़। अब जब मुझे फाइनेंशियल्स बनाने हैं तो फाइनेंशियल्स में इन 8 करोड़ को कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा। अब इन 8 करोड़ को हमारा आईसीआई कहता है कि इन 8 करोड़ को आपने क्या दिखाना पड़ेगा, सर ये आपका होगा एसेट। लेकिन सर ये तो खर्चा है, ये तो एसेट है ही नहीं, इसीलिए लॉ ने कहा आप इस एसेट को क्या मान लो, फिक्टिशियस एसेट, नकल में आप इसे या नकली में आप इसे एसेट प्रिज्यूम कर लो, ताकि हमारे फाइनेंशियल्स है वो ठीक रहे। तो अब अगर मैं ये 10 के 10 करोड़ आपके एक ही साल में कर देता तो मेरे फाइनेंशियल्स ट्रू एंड फेयर वैल्यू डिस्कशन नहीं कर सकता, ट्रू एंड फेयर वैल्यू नहीं दे सकते, क्योंकि 11th के लिए भी पढ़ा रहा हूं, इसलिए सर के ऊपर से जाएगा, मैं वापस अपने लेवल को ले आ रहा हूं। सर अब क्या बात हुई, हम इस 10 करोड़ को धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे, जब तक ये हमारे पास है इसको हमें एसेट मानना पड़ेगा और इस एसेट को बैलेंस शीट में या फाइनेंशियल्स में शो करना पड़ेगा एज अ फिक्टिशियस एसेट, क्योंकि एसेट एक्चुअल में तो है नहीं। फिर धीरे धीरे राइट ऑफ होगा, अल्टीमेटली 5th ईयर में नील होगा, 5th ईयर में आपके पास कोई एसेट नहीं होगा तो डेफिनेटली ये एसेट खत्म हो जाएगा। फिर मैंने अगेन और एक एग्जांपल लिखी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। सर अब ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होती हैं अगर हम कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, वेदर इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कोई भी कंपनी अगर हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमें कंपनी बनाने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, कुछ एक्सपेंडिचर होता है कंपनी को बनाने के लिए। अब कंपनी बनने से पहले जो खर्चे किए कंपनी अप टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, जितने भी खर्चे यहां से लेकर यहां तक होते हैं अप टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, उन एक्सपेंसेस को हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकता, उन खर्चों को हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल प्रिज्यूम एग्जांपल, सर हमने क्या किया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमने 10 लाख किए। अब ये जो खर्चे हैं ये हमें फ्यूचर में, क्योंकि कंपनी अब बनेगी, अब जाके फ्यूचर में मुझे बेनिफिट देगी, तो क्या ये खर्चे पहले साल ही P&L अकाउंट मींस प्रॉफिट लॉस में शो करने चाहिए, क्या ये पहले साल ही एक्सपेंडिचर दिखाना चाहिए? आंसर इज नो। अगेन लॉ कहता है आप इसे 5 साल में धीरे धीरे राइट ऑफ करते रहिए, तो 5 साल में अगेन राइट ऑफ करूंगा तो हर साल 2-2 लाख राइट ऑफ करता रहूंगा, लेकिन 8 साल अगेन 8 लाख बचेंगे, तो ये 8 लाख लॉ कहता है, अकाउंटेंसी कहती है आप इसे प्रिज्यूम कर लो एसेट। जब तक ये पूरा का पूरा राइट ऑफ नहीं होता तो एसेट बन जाएगा, तो डेफिनेटली कौन सा एसेट बनेगा सर? फिर ये फिक्टिशियस एसेट, क्योंकि अगेन एक्चुअल में कोई एसेट नहीं है, कोई इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये आपके लिए एसेट बनेगा बट फिक्टिशियस एसेट बनेगा। अगेन सेम था किसके जैसा, हैवी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। नाउ मैंने 3 डेफिनेशंस लिया, 3 एग्जांपल्स लिखे, लेकिन तीनों का जो जिस्ट है या क्रक्स जो है तीनों का सेम है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन अब मतलब इनके वैसे तो सेम है, डिफरेंट है क्योंकि टॉपिक्स डिफरेंट है। दूसरा आता है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। मैं हल्का सा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। नाउ लेट अस डिस्कस डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। हम शेयर्स मींस इक्विटी शेयर्स मैं डिस्कस नहीं कर सकता, आगे जाके डिस्कस करते हैं, छोड़ देते हैं इस बात को। डिबेंचर्स एक टाइप का लोन होता है। मैं डिबेंचर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज ये बहुत लंबा टॉपिक है, मैं डिबेंचर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मैं आपको
हल्का सा आइडिया दे रहा हूं कि डिबेंचर क्या होता है। डिबेंचर होता है एक टाइप का लोन ही, एक एक्नॉलेजमेंट होती है, एक्नॉलेजमेंट टू द डेट। डेट मीन्स ऑल्सो लाइबिलिटी। हम क्या करें, कर्जा। सर हम क्या करते हैं, कंपनी जब क्रिएट होती है, ये पॉसिबिलिटी, ये अथॉरिटी होती है सिर्फ कंपनीज के पास कि वो डिबेंचर इशू ला सके। कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी के पास अथॉरिटी होती है, वो पब्लिक से पैसा मांग सकती है। पब्लिक से पैसा मांगने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसा पहला तरीका है इक्विटी शेयर इशू कर लीजिए आप, प्रेफरेंस शेयर इशू कर लीजिए आप, जो कि मेरा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, मैंने एक एग्जांपल दी थी, इसी को डिस्कस करने के लिए बता रहा हूं। अब बात आती है हमारी किस पे, डिबेंचर पे। एक और तरीका है लोगों से मीन्स पब्लिक से, किसी बैंक से नहीं बेटा, गवर्नमेंट से नहीं बेटा, फिर किससे, जनरल पब्लिक जो है, इससे हम पैसे ले सकते हैं। कंपनी के पास अथॉरिटी है कि वो ऐसा कर सकती है। अब कंपनी क्या कहती है, कंपनी लोगों से कहती है आप हमें पैसा दो एज अ लोन, हम आपके पैसे से कारोबार करेंगे, इसके बदले में हमको डेफिनेटली कोई इंटरेस्ट वगैरह दे देंगे, आपको इनकम जनरेट करके देंगे। लेकिन बात मेरी आती है कि कंपनी के पास अथॉरिटी है, वो लोगों से पैसा जनरेट कर सकती है, लोगों से पैसा मांग सकती है। तो मैंने पहले ही कहा आपसे मांगने के बहुत सारे तरीके, लेकिन मैं कौन सा तरीका समझा रहा हूं आपको, डिबेंचर, यानी इशू ऑफ डिबेंचर्स टू द पब्लिक। अब हम क्या करेंगे, हम लोगों से पैसा मांगेंगे। मैं आपको डिबेंचर मैंने इसीलिए क्योंकि डिस्कस नहीं कर सकता, आपके लेवल का अभी नहीं बनेगा, मैं आपके साथ हल्का सा डिस्कशन कर रहा हूं। लोन, अब मैं पब्लिक से लोन मांग रहा हूं, पब्लिक से पैसा मांग रहा हूं। अब दो चीजें यहां पे मुझे समझानी है। सर पब्लिक से पैसा कौन मांग रहा है, पब्लिक से पैसा ए लिमिटेड मांग रही है, और पब्लिक से पैसा टाटा लिमिटेड मांग रही है। सर टाटा, सबको ऑलरेडी आइडिया है, टाटा इज अ कंपनी जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस कंपनी है, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो टाटा वाले ये कहते हैं कि आओ लोगों हमें पैसा दो एज अ कर्जा, एज अ लोन, एज अ लोन। जब पैसा आप पब्लिक से मांगते हैं तो पब्लिक बिना कुछ सोचे समझे आपको पैसा दे देती है, क्योंकि आपकी मार्केट में वैल्यू है, आपकी मार्केट में इज्जत है। और भी कोई कंपनी हो सकती है जिसका मार्केट वैल्यू अच्छा है। तो जब ऐसी कोई कंपनी जिसका मार्केट में अच्छा वैल्यू है, जो अच्छा काम करती है, जिसके प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं और जिसको बहुत टाइम हो गया ऑलरेडी, लोगों को इस कंपनी पे भरोसा है, तो जब ये कंपनी पैसा मांगती है तो ये कंपनी कभी कभार, मैं ज्यादा डिस्कशन पे नहीं जाता, ये कंपनी कभी कभार आपसे 200 ले लेगी और बोलेगी मैं प्रिज्यूम करूंगा आपने 100 रुपए दे दिया, और हम देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं इस चीज को। जो हमने एक्स्ट्रा पैसा दिया उसको हम प्रीमियम कहते हैं, मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता। मैं बस आपको बता रहा हूं कि जब ऐसी कोई कंपनी लोगों से पैसा मांगती है तो लोग पैसा दे देते हैं, बिना कुछ सोचे समझे दे देते। इवन आप कंपनी कह रही है मैं 100 रुपए ही मान लूंगी, आप 200 दे दो, फिर भी लोग दे देते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू है, आगे जाके इससे ज्यादा रिटर्न देगी, इसलिए मुझे। लेकिन मेरा डिस्कशन का पार्ट वो नहीं है। लेकिन इसी के बरक्स अगर कोई ऐसी कंपनी है जो नई कंपनी है, जिसका मार्केट में भी ज्यादा वैल्यू नहीं है, तो ऐसी कंपनी को लोग जनरली पैसा नहीं देते। अब इनको लोगों को कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज देनी पड़ेगी जिससे लोगों का अटेंशन हुक हो या लोग अट्रैक्ट हो जाए। अब ये अगर आप ए लिमिटेड है, पब्लिक से पैसा लेना चाहती है, लोगों से पैसा लेना चाहती है, तो अब ये कंपनी कहती है आप हमें 100 रुपए या आप हमें 90 रुपीज दो, हम अपने खाते में लिख लेते हैं कि आपने हमें 100 रुपीज दे दिया, मींस हमें 10 रुपए का फायदा, हम कंपनी को कितना दे रहे हैं। देखो ये मेरा डिस्कशन का पार्ट नहीं है, इस पॉइंट को हल्का सा डिस्कस करने के लिए, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है ये। अब हमने क्या किया, कंपनी लोगों से, क्योंकि इसका वैल्यू नहीं है मार्केट में, लोग इसको जनरली पैसा नहीं देंगे, अब इसने कुछ अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को एंटाइस करने के लिए कुछ ऐसी चीज दे दी जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हो गए। अब लोगों से इसने कहा ए लोगों आप हमें 90 रुपीज दो, मैं प्रिज्यूम कर लूंगा आपने मुझे 100 रुपीज दे दिया, मैं अपने खाते में लिख लूंगा कि इसने मुझे 100 रुपए दे दिया बराबर। अब कंपनी ने अपना नुकसान कराया, कितने रुपए का, 10 रुपए का। अब ऑब्वियस ही बात है, तो 100 रुपए तो मांगेगी नहीं कंपनी, वो बहुत बड़े वैल्यू की मांगेगी, मीन्स ये 10 रुपए बहुत वैल्यू हो गया। और अब जो कंपनी को ये 10 रुपए का नुकसान हुआ, इसको हम कहते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। ये मेरे लिए डिस्काउंट दिया मैंने लोगों को, ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकता क्योंकि फिर ये लंबा हो जाएगा। अब मैंने लोगों को डिस्काउंट दे दिया, ये डिस्काउंट मुझे धीरे धीरे ये राइट ऑफ करना पड़ेगा,
P&L अकाउंट, क्योंकि ये मेरा लॉस है, ये मेरा नुकसान है, इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन सर मैंने जो लोगों से पैसा लिया उसको मैं लंबे समय के लिए यूज करूंगा, उससे जो मुझे नुकसान हुआ क्या मुझे वो एक ही साल में सारा शो करना चाहिए? आंसर इज नो। मुझे उसको धीरे धीरे, अगेन वही बात, मुझे उसको धीरे धीरे राइट ऑफ करना चाहिए। पता चला मेरा जो नुकसान है, फॉर एग्जांपल 10 lakhs का डिस्काउंट दिया हुआ, टोटल जो है 10 lakhs का। सर ये डिबेंचर्स कितने साल के लिए आपके पास है? बेटा 10 साल के लिए फॉर एग्जांपल लोन लिया लोगों से, तो हर साल मुझे 1-1 लाख राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो जब पहले साल 1 लाख राइट ऑफ करूंगा तो मेरे पास जो राइट ऑफ बाकी बचा, टोटल 10 था, 1 राइट ऑफ हो गए, 9 बचे। 9 क्या प्रिज्यूम होते हैं? 9 प्रिज्यूम होते हैं एज एसेट, क्योंकि लॉस एक एंगल से ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, आप कंफ्यूजन में चले जाएंगे। ये कौन से एसेट्स बन जाते हैं? फिक्टिशियस एसेट। इन्हीं चीजों को हम बाद में फिक्टिशियस एसेट कहते हैं। तो आपके पॉइंट के लिए, यहां डिस्कशन के लिए ये बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी मुझे इतना ख्याल रखना था, हो सकता है आपके लिए ऑब्जेक्टिव आ जाए कि which one of the following assets is a fictitious asset। हो सकता है उनमें से ऐसे नाम दे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और हैवी एडवर्टाइजमेंट, इस तरीके का कोई भी कॉस्ट है तो आप उस टाइम पे अपना क्वेश्चन या उसका आंसर दे सकते हैं। इसलिए मुझे ये हल्का सा डिस्कस करना पड़ा, अदरवाइज ये बहुत लंबा टॉपिक है जिसके ऊपर 4-5 क्लासेस अलग से ही लग सकती है। तो ये था हमारा फिक्टिशियस एसेट्स। नाउ लेट अस डिस्कस अनदर टॉपिक। Now let us discuss next topic, which is sir contingent asset। contingent का मतलब एज अ डेफिनेशन, contingent का मतलब होता है बेस्ड ऑन फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस। सर contingent का मतलब प्रेजेंटली वो एसेट नहीं है, ध्यान रखना। वो एसेट बन सकता है, कब बन सकता है? फ्यूचर में बन सकता है। सर अगर वो फ्यूचर में बन सकता है तो वो मेरे लिए बेस्ड, और फ्यूचर में बेस्ड क्यों? फ्यूचर कुछ सर्कमस्टेंसेस है उसकी वजह से वो एसेट बन सकता है, लेकिन क्या वो करंट पॉइंट पे, क्या वो प्रेजेंट टाइम में एसेट होगा? आंसर इज नो। वो आगे बन सकता है, तभी मैंने लिखा कंटिंजेंट एसेट। कंटिंजेंट मींस बेस्ड ऑन फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस, मींस मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं कंटिंजेंट एसेट मींस फ्यूचर एसेट, बट वो डिपेंड करेगा फ्यूचर की सर्कमस्टेंसेस पे। क्या मतलब मैं समझा देता हूं। मैंने आपके लिए एग्जांपल लिखा लॉ सूट। मैंने फॉर एग्जांपल कंपनी ए है, ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है। अभी हमारी जो कंपनी वो ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड का कोई ब्रांड है जो इसने गलत इस्तेमाल किया, बी लिमिटेड है, गलत तरीके से यूज किया या हमारे ब्रांड को उसने कॉपी कर लिया। अब हमने क्या कर लिया? हमने तुरंत केस डाल दिया कोर्ट में। अब कोर्ट में केस डाल दिया, ध्यान से सुनेंगे, कंटिंजेंट एसेट का क्या मतलब है। मैंने कोर्ट में केस कर दिया बी लिमिटेड को, और कोर्ट में केस किया, साथ में ये कहा कि मैं बी लिमिटेड से, क्योंकि उसने मेरा कोई नाम यूज किया या कोई भी चीज उसने मेरी यूज की या किसी भी तरीके से या रॉन्गली उसने कोई चीज यूज की या मेरे ऊपर कोई ऐसी तोहमत लगा दी इस कंपनी के ऊपर जिसकी वजह से मेरी फेम खराब हो गई। अब मैं स्यू कर रहा हूं, किसे? बी लिमिटेड को स्यू कर रहा हूं। और स्यू में क्या बता रहा हूं मैं कह रहा हूं कि ए बी लिमिटेड ने मेरा नुकसान कराया और नुकसान है 10 करोड़ का, तो मैं बी लिमिटेड से चाहता हूं वो मेरी 10 करोड़ की भरपाई करे। ये कहती है ए लिमिटेड। ध्यान से सुनिए। सर मैंने तो केस किया, किस पे किया? बी पे किया। अब ये 10 करोड़ मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कोई भरोसा नहीं है। इसका मतलब सर अगर केस का डिसीजन मेरे हक में आया 10 करोड़ मिलेंगे, मेरे हक में नहीं आया तो 10 करोड़ गए या नहीं भी मिलेंगे। अब मैं लॉ कहता है, हमारी अकाउंटेंसी कहती है, क्या ये एसेट बन सकता है? आंसर इज यस, ये एसेट बन सकता है। अगर केस को जीतने की पॉसिबिलिटी है, आपको लग रहा है केस जीत सकते हैं, परसेंटेज की प्रोबेबिलिटी में 50-50 फॉर एग्जांपल अभी बोलते हैं, क्योंकि लंबा डिस्कशन है, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मैं एक लेमैन की लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझा रहा मैं आपको।
तो आपका लिए मैं भी 50-50 रख रहा हूं, तो आपके अगर 50-50 चांसेस लग रहे हैं सर हम ये पैसा वसूल कर सकते हैं, हम ये केस जीत जाएंगे, तो अकाउंटेंसी हमारे लॉ कहता है कि आप क्या कर सकते हैं, ऐसे या इस 10 करोड़ को आप एसेट मान सकते हैं, क्योंकि ये एसेट आपके बन सकते हैं। लेकिन क्या ये प्रेजेंटली बने, आंसर इज नो, फ्यूचर में बन सकते हैं। तभी मैंने लिखा बेस्ड ऑन फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस, केस जीतेंगे तब आएगा पैसा। तो सेम अब इसीलिए ये 10 लाख लॉ कहता है आप इसे प्रिज्यूम कर सकते हैं एज एन एसेट। और लेकिन कौन सा एसेट बेटा, कंटिंजेंट एसेट। अगेन ये एसेट हम अपनी बुक्स में शो नहीं करते, इसे हम कहते हैं आउटसाइड बैलेंस शीट आइटम। बाद में डिस्कशन करेंगे, इस बात का डिस्कशन नहीं है, इस पे तो ऊपर लंबा डिस्कशन जाएगा। अभी मैं आपको सिंपल समझा रहा हूं कॉन्टिंजेंट एसेट क्या होता है। आगे जाके और कॉन्टिंजेंट के नाम से लायबिलिटी भी पढ़ेंगे, वो डिस्कशन आगे करेंगे। लेकिन अभी मैंने कॉन्टिंजेंट एसेट वो एसेट होता है जो हमने फॉर एग्जांपल लॉ सूट किया, हमें चांसेस है केस जीतने के। अगर केस जीतने के चांसेस है तो ये मेरे लिए बन जाएगा एसेट। लेकिन कौन सा वाला, कॉन्टिंजेंट एसेट, क्योंकि बेस्ड ऑन फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस। ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक था contingent asset. Now let us discuss last topic. Now let us discuss next topic. Sir, next topic and the last topic. वो क्या है, अगर सर के ऊपर से भी जाता है कोई बात नहीं, ठीक है, आप चला लेना। हो सकता है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही दूर दूर तक का इसका कनेक्शन बहुत कम है, तो इसलिए अगर सर के ऊपर से भी जाता है तो कोई बात नहीं। हमने क्या लिखा, हमने लिखा डेफर्ड टैक्स एसेट। इसका मतलब सर ये टैक्स वाली बात हो रही, क्या इसका कनेक्शन इनकम टैक्स के साथ होगा? आंसर इज यस, इसका कनेक्शन इनकम टैक्स के साथ है। मैं समझा देता हूं ऐसा एसेट कब बन सकता है, जिसे हम बाद में डेफर्ड, डेफर्ड कहते हैं डिले करने को, डेफर्ड टैक्स एसेट। अब सर बात आती है डेफर्ड टैक्स एसेट। हाउएवर इसके लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 गिवन बाय ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। मैं वो डिस्कस नहीं कर सकता, मैं हल्का सा आपको डेफिनेशन समझा दूंगा। क्या मतलब है, यहां पे हमें दो चीजों का ख्याल रखना है। हमें ख्याल रखना है इनकम टैक्स का भी, हमें ख्याल रखना है अकाउंटिंग का भी। मैं आपको प्रिज्यूम समझा देता हूं एग्जाम्पल के हिसाब से। देखो, एक एक्सपेंडिचर, इसके ऊपर बहुत सारी एग्जाम्पल्स है, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं। समझ में आती है बात तो अच्छी बात है, नहीं आती तो और अच्छी बात। सर अब ये बताओ, फैमिली प्लानिंग इंडिया में, फैमिली प्लानिंग करना और उस पर एक्सपेंडिचर करना, इनकम टैक्स ने अलाउ एक्सपेंडिचर किया है। मींस आप ऐसा खर्चा कर सकते हैं। और किसके ऊपर कर रखा है, अलाउ भी किसके ऊपर कर रखा है, थोड़ा सा एक्यूरेट में रहूं तो कंपनीज के ऊपर, आम इंसान के ऊपर नहीं है। मैं सिर्फ डेफर्ड टैक्स को समझाएं, क्योंकि आम इंसान के यहाँ डेफर्ड टैक्स का कोई सीन नहीं है, हम जनरली कंपनीज के लिए कैलकुलेट करते हैं। अब सर बात आती है कि कंपनीज को कहा गया कि आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन इनसे क्या कहा गया, फैमिली प्लानिंग करने के लिए आपके पास दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं। मैं क्योंकि एक्सपेंडिचर अभी तक मैंने वो चीजें डिस्कस नहीं की, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। मैंने प्रिज्यूम कर लेता हूं, अदरवाइज इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन आगे जाके कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह हल्का सा समझा देता हूं। लेकिन ये जो बात है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिलेशनशिप में अभी आपको वो बात पता ही नहीं है, इसलिए मैं आपको ओवरऑल बता देता हूं क्या सीन है। सर फैमिली प्लानिंग के लिए इंडियन इनकम टैक्स एक्ट कहता है आप फैमिली प्लानिंग पे खर्चा कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अलाउड किसके लिए है, कंपनीज के लिए अलाउड है, इंडिविजुअल्स के अलाउड नहीं है। हमने क्या कर दिया सर, हमने फैमिली प्लानिंग पे 10 लाख का खर्चा कर दिया, कंपनी ने 10 लाख का फैमिली प्लानिंग पे खर्चा कर दिया। अब हमारी अकाउंटिंग, जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो कहते हैं अगर खर्चा किया तो आप शो कर लो, आप खर्चा P&L अकाउंट में दिखा दो, आप एक्सपेंडिचर दिखा दो। तो इसका मतलब यहां पे दो बातें आती है। यहां पे अकाउंटिंग कहती है मेरा खर्चा, अकाउंटिंग मींस अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी कहती है मेरा खर्चा 10 लाख का है। लेकिन इनकम टैक्स ने लॉ रखा है कि अगर कोई फैमिली प्लानिंग कहता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर उससे एक्सपेंडिचर दिखाना है, लेकिन 5 सालों में दिखाना है। 5
5 ईयर्स, वो एक्सपेंडिचर इसे दिखाना है 5 ईयर्स में। मैं आपको समझा देता हूं कैसे। तो हमारी अकाउंटिंग कहती है कि अगर आपने खर्चा किया आप एक्सपेंडिचर शो करो, लेकिन इनकम टैक्स कहता है अगर आपने फैमिली प्लानिंग की और उस पर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो हम आपको राइट ऑफ करने देंगे, हम आपको खर्चा शो करने देंगे, लेकिन 5 सालों में। मींस मैं हर साल, ये हो गया 10 lakhs, मैं हर साल डिवाइडेड बाय 5 सालों में करना पड़ेगा। मींस एवरी ईयर आई हैव टू डिडक्ट 2 lakhs। अब दिक्कत आ गई, मेरी अकाउंटिंग कुछ एक बात कह रही है और मेरी इनकम टैक्स वाली चीजें कुछ एक बात कह रही है, दूसरी बात कह रही है। अब यहां पे सर डेफर्ड टैक्स एसेट कैसे बनेगा, मैं आपको समझा देता हूं एक एग्जांपल के हिसाब से। मैं यहां आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। सर एक एग्जांपल है, मेरी जो इनकम है, कंपनी का जो प्रॉफिट है, बिफोर डिडक्टिंग दिस एक्सपेंडिचर में हमारा जो प्रॉफिट है वो 20 lakhs का है, प्रिज्यूम कर लेते हैं। और टैक्स रेट जो है, टैक्स रेट है 10%, मैं प्रिज्यूम कर लेता हूं, अदरवाइज कंपनीज पे 30% एप्लीकेबल रेट है। तो ये हो गया आपका 10%, मैंने प्रिज्यूम कर लिया, अदरवाइज 30% एप्लीकेबल है। मेरे लिए कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएंगी। अब ध्यान से सुनेंगे, मैं सरकार को क्या कहता हूं, मैं सरकार को कहता हूं मेरी इनकम जो है 20 lakhs है, मेरा खर्चा, अकाउंटिंग का खर्चा, मेरा खर्चा है 10 lakhs का। तो मैं अपना खर्चा दिखाऊं क्योंकि वो अकाउंटिंग मुझे अलाउ कर देती है। तो मैं इनकम टैक्स को कहता हूं मेरी जो इनकम है, नेट इनकम जो है मेरी, मैं उनको बोलता हूं 10 lakhs है, क्योंकि 20 था, 10 लाख मैंने खर्चा किया फैमिली प्लानिंग पे, बचा 10 लाख। और इनको मैं बोलता हूं टैक्स में आपको दे दूंगा एट द रेट 10%, इसका मींस 1 लाख, 1 लाख मुझे मेरे हिसाब से 1 लाख का टैक्स बनता है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन ये होगी मेरी कैलकुलेशंस। अब इनकम टैक्स क्या कहता है, इनकम टैक्स कहता है नहीं नहीं नहीं, हम जो कहते हैं वो चलेगा। मैंने कहा क्या कहते हैं आप, उन्होंने कहा आपकी इनकम कितनी है, मैंने कहा 20 lakhs है। उन्होंने कहा हम आपको ये 10 लाख का एक्सपेंडिचर 5 सालों में देंगे, हर साल में कितना कितना मिलेगा, 2-2 लाख मिलेगा। अगर 2-2 लाख मिलेगा तो लेस 2 lakhs, तो ये कितना बचता है, 18 लाख। मेरे पास 18 लाख है, तो इनकम टैक्स कहता है आपने टैक्स रेट देनी पड़ेगी 10%। फॉर एग्जाम्पल वो कितना बनता है, वो आपका 1.8 बन जाता है। इसका मतलब मेरा टैक्स कितना बन जाता है, 1,80,000 या 1.8 lakhs। इनकम टैक्स वाले हमसे कहते हैं आप हमें कितना दो, 1 यानी मैं सिंपल आपके लिख लाता हूं। इनकम टैक्स मुझसे कहता, आप इस एग्जांपल को लेके, इनकम टैक्स मुझसे कहता है भाई मेरे आप मुझे टैक्स पे करो 1,80,000। लेकिन मैं इनकम टैक्स को क्या कह रहा है, भाई मेरा टैक्स तो बनता है सिर्फ 1 लाख रुपए। अब अकाउंटिंग और इनकम टैक्स में डिफरेंस, जब ये डिफरेंस आती है तो मैंने क्या कहा, अल्टीमेटली सर पैसा कितना देना पड़ेगा, अल्टीमेटली जो इनकम टैक्स कहता है वही देना पड़ेगा। लेकिन मेरी कैलकुलेशंस गड़बड़ है, ध्यान से सुनेंगे। अब बात क्या है, बात यह है कि मैं कुछ, मेरे हिसाब से कितना टैक्स बनता है सर, 1 लाख रुपए, और इनकम टैक्स मुझसे कितना लेता है, 1,80,000। सर ये बताओ इनकम टैक्स ने एक्स्ट्रा पैसा कितना लिया, सर एक्स्ट्रा पैसा उन्होंने 80,000 रुपए ले लिए। सर ये मान लो मैंने इनकम टैक्स वालों को पैसे एडवांस में दे रखे हैं, बनता तो 1 ही लाख है, अल्टीमेटली 5 साल के बाद जो ओवरऑल बनेगा वो तो बचेगा ही, क्योंकि मैं पहले ही दे रहा हूं। अब सीन क्या है, 1 लाख ही अल्टीमेटली है। अब मेरा सीन ये है कि एक्स्ट्रा पहले साल में मैं कहता हूं 1 लाख रुपए, इनकम टैक्स वाले कहते हैं नहीं आपको 1,80,000 देना पड़ेगा, तो डेफिनेटली मुझे देना क्या पड़ेगा, 1,80,000। अब मैंने इनकम टैक्स की बात माननी पड़ेगी, लेकिन ये मेरे बुक से कंट्राडिक्ट कर रहा है। ये मुझे दिखा रहा है कि आपने एक्स्ट्रा पे किया, कितना एक्स्ट्रा पे किया, 80,000 एक्स्ट्रा पे किया। बाद में धीरे धीरे राइट ऑफ होता है, जो ही एक साल खत्म हो गई धीरे धीरे राइट ऑफ होगा। लेकिन मैंने जो 80,000 एक्स्ट्रा इनकम टैक्स पे किया फिलहाल के लिए, ये 80,000 मेरे लिए क्या बन जाता है, एसेट बन जाता है। लेकिन ये कौन सा वाला एसेट है, टैक्स वाला एसेट है, तो टैक्स एसेट बन जाता है। लेकिन सर इस एसेट को डेफर किया गया 5 सालों के लिए, तो इसको हम कहते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट। हाउएवर आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं बनेगा, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं बनेगा जो हमने डेफर्ड टैक्स एसेट पढ़ा। लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैंने डिस्कस किया, हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता यहां तक आपका, मैं फॉर एग्जांपल एफएफए वालों के लिए बात कर रहा हूं, जो अकाउंटिंग का जो
अभी अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्जाम है उनके लिए दूर दूर तक नहीं आएगा, बट मैंने डिस्कस इसलिए किया आपको भी नॉलेज मिल जाएगी। बट मैं ये लेक्चर 11th के लिए भी शो कर रहा हूँ, 11th के लिए भी यूज होगा, तो उनके लिए हल्का सा आइडिया भी दे रहा हूं, क्योंकि उनको भी अभी काम की चीज नहीं है, बट हल्का सा आइडिया दे रहा हूं फ्यूचर वाली चीजें। तो ये था हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट, ये हमारा लास्ट टॉपिक था, किसके ऊपर, एसेट्स के ऊपर। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, ऑब्वियसली बात है अभी टर्मिनोलॉजी बहुत सारी है, हम वो टर्मिनोलॉजी धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।